ओके सो मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कुछ ऐसे चीजें पढ़ी हैं। मतलब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, है ना। यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया था कि ये 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है इनके बारे में हमने बात की थी। नॉर्मली देखो हम लोगों ने डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों की ये आप जानते हो अभी कि जो पी प्लांट होता है, अगर उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सी पी प्लांट जो है हैज 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो पी प्लांट में डेफिनेटली बेटा 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी का मतलब ये है कि इसका जो 2n है इज इक्वल टू 14 होता है, ठीक है। तो 2n इज इक्वल टू 14 है, मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था इसका, ठीक है। सो देखो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 7 है या x इज इक्वल टू 7 है। नाउ x आप जानते हो, x का मतलब है ये हो गया उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर, दिस वन इज व्हाट द मोनोप्लॉइड ऑफ दिस, है ना, एंड दिस वन इज द डिप्लॉइड। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है। नाउ देखो मैंने एक साइंटिस्ट का नाम आपको बताया था, साइंटिस्ट का नाम है बेटा ब्लिक्स्ट, है ना। ये नाम है, ये भाई साहब है, ठीक है। इनका मैंने यहाँ पे दिखाया है, आपको बताया है। देखो ये रहे क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट 4 एंड देन 5 एंड देन 7 एंड फर्स्ट, ठीक है। सो ये जो है इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो कि द जीन्स जो भी प्रेजेंट है ना, ऑफ 7 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, द जीन्स ऑफ 7 कैरेक्टर्स are present on only 4 क्रोमोसोम्स। देखो 7 है क्रोमोसोम, तो उसमें से 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही, है ना, आपको ये देख, पहले क्रोमोसोम पे हैं, देन 4th क्रोमोसोम पे हैं, देन 5th क्रोमोसोम पे और 7th क्रोमोसोम पे है। इसका मतलब ये है कि सारे ही क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और आपको लोसाई भी बता दिए कि किसका पोजीशन कहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओके, नाउ ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, यानी इस चार्ट में आपको मैंने नोट्स भी सेंड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर्स डेफिनेटली बेटा दिखाई देते हैं, है ना। सो यू कैन सी कि कौन सा जो जीन है या कौन सा लोसा है जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों की, क्या है रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल देखो फेमस तो नहीं हुआ, इग्नोर हुआ है, बट ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं थे। उनका जो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी उन्होंने जो भी डिजाइन बनाया, जो भी रिजल्ट्स निकाले वो सही थे अकॉर्डिंग टू द पी प्लांट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका डिसीजन था वो था बेटा सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट। अगर वो, है ना, दूसरे कोई प्लांट को लेते तो शायद उनको अलग रिजल्ट मिलते थे। जैसे नागेली ने उनके साथ गेम खेला था, ठीक है, अलग ही प्लांट दे दिया, बेचारा पार्थेनोजेनिक प्लांट लेके वो, है ना, खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अभी जैसे इसमें एक और चीज है बेटा कि देखो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि ही वाज नॉट ओनली स्टूडेंट ऑफ द नेचुरल साइंसेस, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से यूज किया। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, यूज ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इनका बेटा उसने अच्छा यूज किया था, ठीक है, दोनों ही चीजों का। तो इसमें उनको थोड़ी सी मदद मिली, इसीलिए वो सक्सेसफुल थे। ये एक उनका रीजन था। और एक रीजन हो सकता है बेटा कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था। वो क्या था पता है, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर्स,
एक या दो कैरेक्टर्स ही उन्होंने कंसिडर किए थे जब भी क्रॉस कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने मैक्सिमली पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस भी उन्होंने किए थे। ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या है, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, हम लोग समझेंगे। बड़ा ही सिंपल मीनिंग है, अगर आप कोई भी क्रॉस करा रहे हो दो प्लांट के बीच में और सिर्फ आप एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के करते हो, ठीक है, तो उसको मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करता हूँ, कहता हूँ। देखो कैरेक्टर तो सारे अवेलेबल है दोनों प्लांट में, बस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि हाइट, हाइट ये कैरेक्टर ले लिया, बस उसी को देख रहे हैं। बाकी फ्लावर कलर, सीड कलर ये सब देख ही नहीं रहे हम लोग, बस एक ही कैरेक्टर को नोटिफाई कर रहे हैं। या तो दो कैरेक्टर ले लिए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। सो स्टडी ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर्स एट ए टाइम, फ्यू कैरेक्टर्स एट ए टाइम, इसके वजह से उनको चीजें समझने में आसानी हुई। ठीक है, तो और स्टैटिस्टिक्स जो अप्लाई किया उन्होंने, वो अप्लाई करने में भी उनको मदद हुई है। उसके बाद उन्होंने ये एक काम किया था जो हमें समझना पड़ेगा, यूज ऑफ द प्योर पेरेंट। ये जो उन्होंने काम किया ना, ये सबसे बढ़िया काम था एक्चुअली। ठीक है, फॉर द प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेस थी, जो भी एक्सपेरिमेंट थे, उसके लिए उन्होंने प्योर पेरेंट ही लिया। मतलब अभी प्योर का मतलब आप जानते हो, इट शुड बी होमोजाइगस, मतलब टॉल है तो वो टॉल कैसा होना चाहिए, कैपिटल टी ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी लेके आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। तो ऐसा पेरेंट लेके अगर आप शुरुआत करते हो तो बेटा डेफिनेटली रिजल्ट वेरी करते हैं। तो उन्होंने इसका ख्याल रखा कि पहले प्योर लाइन बनाया जाए। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। दूसरी एक है यहाँ पे, एक और बेटा ये है कि यूज, देखो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये चीज हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली मैथमेटिक्स को यूज किया। मतलब क्या है, टॉल है, टॉल है ऐसा नहीं देख रहा, कितने प्लांट टॉल है, कितने प्लांट डॉर्फ है, ये चीज उन्होंने नोट करना शुरू किया। यू नो, क्वालिटी है, क्वालिटी तो हम लोग देख रहे हैं, अच्छा ये टॉल है, ये डॉर्फ है, ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है, दैट इज व्हाट द क्वालिटी। बट द पॉइंट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि उन्होंने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, किस है ना, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है फॉर एनी क्वालिटेटिव। तो ये जो है इसका मतलब ही होता है, हम लोगों ने यहाँ समझना है, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सैंपलिंग साइज, इसको हम लोग बोलते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप भी अगर करोगे तो बेटा सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप बहुत बड़ा सैंपलिंग साइज ले लो, ताकि आपको रिजल्ट जो है टैली करने में आसानी हो। ठीक है, रिपीटेशन भी करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कुछ थे, देखो रीजंस था, मतलब वो लकी भी थे। लकी का मतलब ये है कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स चुने थे ना, उनमें से, ठीक है, यहाँ पे देखो, नन ऑफ दी, नन ऑफ द कैरेक्टर, नन ऑफ द कैरेक्टर्स, मतलब जो सेवन लिए है ना, नन ऑफ द कैरेक्टर्स हैव लिंकेज। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे एक्चुअली। तो जो लिंकेज वाला जो कंसेप्ट है, लिंकेज वाला जो कंसेप्ट है ना, वो हम लोग देखेंगे। अगर बेटा उन्होंने अगर लिंकेज वाली चीज देखी होती, मतलब उनको मिल गया होता, तो भैया है ना, इनका एक्सपेरिमेंट जो है, इंटरडिपेंडेंस ये वर्ड सही नहीं है। ठीक है, लिंकेज एक अलग ही कंसेप्ट है, उसको हम देखेंगे अलग, है ना सर, वर्ड तो ठीक है, सुटेबल है, बट उतना सही नहीं है। लिंकेज एक अलग बात है। एनीवे, सो नन ऑफ द कैरेक्टर्स हैव अ लिंकेज। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसके वजह से दैट, ये तो लकीली हो गया, मतलब लक है भाई उनका। क्या है मतलब, मैं बता देता हूँ। कोई भी दो जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं ना, तो वो टेंडेंसी करते हैं शो कि वो एक साथ ही रहे, एक साथ ही गमिट में जाए, ये उनकी टेंडेंसी होती है। विल अंडरस्टैंड दिस। बट अगर आप यहाँ पे मजेदार बात देखो, उनको हम लकी क्यों बोलते हैं। अगर आप फोर्थ क्रोमोसोम को देखोगे तो बेटा प्लांट के हाइट का कैरेक्टर, उसके बाद फ्लावर के पोजीशन का कैरेक्टर, पॉड के शेप का कैरेक्टर, ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, स्टिल बेटा उन्होंने लिंकेज नहीं शो किया। इसको बोलते हैं लक। ठीक है, लक ही है ये। ठीक है, तो बड़ा अच्छा हुआ उनके लिए, बड़ा अच्छा हुआ। बट ठीक है, ये थे बेटा उनके सक्सेस के कारण।
दिस आर व्हाट दी, है ना। तो ये क्यों उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुए हैं। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज और नोटिस करनी है, और वो क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने कैसे किया था। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब ये बात अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तो आसान है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, तो पहली चीज जो है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो क्या है, वो है बेटा सिलेक्शन ऑफ द प्योर, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, प्योर पेरेंट लेने हैं। सेकंड, ठीक है, उनका हाइब्रिडाइजेशन करना है। ठीक है, ऑफ प्योर पेरेंट। ठीक है, ये एक सेकंड चीज है। तीसरी चीज है बेटा सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। अब जो हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जो हेटेरोजाइगस मिले हैं, या जो F1 जनरेशन है, ठीक है, और F1 जनरेशन, ठीक है, इनके बीच में है ना, इनका जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया सेल्फिंग। ये सब चीजें उन्होंने की है। तो सबसे पहला जो नंबर 1 है उसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो नंबर 1 चीज क्या है, द नंबर 1 थिंग इज व्हाट, द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ये है हमारा हेडिंग। ठीक है, ये बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो ये क्या चीज हो गई बेटा, इट इज डन, it is done by continuous selfing and selection। ठीक है, बार बार बेटा आप एक ही कैरेक्टर ले लो और उनके बीच में ना सेल्फिंग कराते रहो कराते रहो कराते रहो, और आपको है ना वाइप आउट करने हैं जो भी चीजें मिलती है। उससे क्या आता है, उससे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग, है ना। इनब्रीडिंग करते रहो करते रहो करते रहो, ये क्या हो रहा है। ठीक है, इनब्रीडिंग जो है बेटा वो अगर करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, इनब्रीडिंग होने से क्या होगा, इंक्रीज, आपको पता है इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। ठीक है, ये होगा। अभी थोड़ी देर बाद में मैं इस चीज को शो भी करने की कोशिश करूंगा कि कैसे होगा, देखो। अब डेफिनेटली बेटा उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज को सिलेक्ट किया, है ना, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को उन्होंने शेयर, उनको ही हम लोग प्योर लाइन कहते हैं। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, 7 कैरेक्टर है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। बट बेटा 7 कैरेक्टर्स है बेटा, ट्रेट तो 14 है ना। हाउ मेनी ट्रेट्स आर देयर, 14। तो उन्होंने कितने वैरायटीज लिए थी, ठीक है, ब्रीडिंग ट्रू, ट्रू लाइन प्योर लाइन कितने लिए थे, तो आंसर इज 14 नॉट 7, याद रखो। ठीक है, देखो टॉल और डॉर्फ ये दो हो गए पेरेंटल प्योर लाइन्स। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर हम लोग इसको ऐसे भी समझे, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा सकता हूँ, देखो। अभी जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों ने ऐसे प्लॉट बना लिया, एक प्लॉट ए का और एक प्लॉट बी का। अरे अरे क्या है, ऐसे दो बेटा हमने प्लॉट बना लिए ए और बी। ठीक है, अब इस प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, ये बना लिया उन्होंने, है ना, प्लॉट। अब ये जो प्लॉट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि हम लोग एक जगह पे इधर सारे टॉल प्लांट लगाए, हमने टॉल प्लांट लगाए, सारे टॉल है ये। ठीक है, इस तरह से, और इधर बेटा छोटे छोटे डॉर्फ प्लांट लगा दिए। नाउ ये एक होगी पहली जनरेशन उसकी। अब इस ए में जितने भी टॉल प्लांट है सबका सेल्फिंग कराया, और सेल्फिंग प्लांट ही मिल रहे हैं, बट एक आध दो डॉर्फ आ गए। इसका मतलब ये जो डॉर्फ है ना इनको निकाल के फेंक दो, इधर तो डॉर्फ ही आएंगे, बिकॉज क्योंकि डॉर्फनेस हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, हाँ बोलो तारिक, कुछ क्वेश्चन है।
तो ऐसा फिर हम वो लोग बार डॉर्फ बार, हाँ बोलो। हाँ तो वो डॉर्फ कैसे है? नहीं नहीं, होता क्या है, अगर वो हेट्रोजाइगस, देखो होमोजाइगस कंडीशन तो है ना, डॉर्फ में डॉर्फ ही आते चले जाएंगे, तो ये प्योर लाइन हमको मिली चलेगी। मतलब देखो यहाँ जो पेरेंट्स है, ये वाले जो ये है, ये पहली जनरेशन है, उसके बाद एक दूसरी जनरेशन ले लो, इन दूसरी जनरेशन में आपको डॉर्फ को डॉर्फ के साथ ही क्रॉस कराना है, बार बार यही करना है। तो आपको आने वाले जनरेशन में तीसरी जो जनरेशन आएगी उसमें डॉर्फ मिलेगा, चौथी जनरेशन में डॉर्फ मिलेगा, पांचवी, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि आपको पता हो गया कि अब यहाँ पे सारे डॉर्फ ही है, मतलब होमोजाइगस है। अब यहाँ पे कोई टॉल आने के चांसेस है नहीं, ये तो बिल्कुल श्योर था। इधर देख लेते हैं, इधर क्या हो रहा है कि उन्होंने बेटा एक पहले तो ये ले लिया, सारे टॉल प्लांट एक जगह जमा की पहले जनरेशन के लिए, और इनको क्रॉस करा दिया एक दूसरे के साथ में। तो बेटा दूसरे जनरेशन में उन्हें बहुत सारे टॉल प्लांट मिले, बट इनको मिले कुछ डॉर्फ। ठीक है, तो इनको निकाल दिया, वाइप आउट कर दिया, फिर से इनका सेल्फिंग किया, तीसरे जनरेशन में टॉल मिलेंगे। अगर डॉर्फ आते हैं तो निकालते चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, 100% बेटा एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब सारे टॉल वही बचेंगे जो कि होमोजाइगस है। हमने डॉर्फ के साथ उसका क्रॉस ही नहीं करा रहे, इसलिए हेट्रोजाइगसिटी रहेगी नहीं। सेल्फिंग करा रहे उनको, टॉल टॉल जितने भी है उनको ही क्रॉस करा रहे एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे करते करते हमें दो पेरेंटल वेराइटीज मिलती है। ठीक है, जिनको हम लोग बोलेंगे कि हाँ, जो आगे मतलब आफ्टर 5 जनरेशन, 5 जनरेशन कर ली बेटा इसकी और 5 जनरेशन कर ली इसकी, सेटिस्फाई हो गए, अच्छा 5 जनरेशन हो गई है, 5वें जनरेशन में है ना, चौथे जनरेशन से टॉलनेस आया नहीं, आया नहीं मतलब है ना, यहाँ पे तो ये डॉर्फ है, प्योर है। यहाँ पे भी आपने देखा अभी टॉल ही टॉल प्लांट है, इसका मतलब यहाँ पे होमोजाइगोसिटी आ चुकी है, ये हमें समझ में आता है। ऐसा हर एक कैरेक्टर के साथ किया जाएगा, उसके दो ट्रेट लेकर के किया जाएगा। आर यू श्योर? है ना, प्योर लाइन मिलती है। जब बेटा प्योर लाइन नहीं होती पेरेंट्स में, आपको आगे समझ में आएगा, है ना, आगे समझ में आएगा जब हम लोग इसको एज ए पे है ना सॉल्व करते चले जाएंगे। तो अभी तो इतना ख्याल रखना है कि जब हम लोग सेल्फिंग करते जाएंगे, सेल्फिंग करते जाएंगे तो हमें होमोजाइगस मिलते चले जाएंगे। ठीक है, होमोजाइगस का ही सेल्फिंग करते चले जाओगे तो होमोजाइगस ही मिलेंगे, है ना। ये बात हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, पक्का। दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू। प्योर लाइन का मतलब है इफ यू डू द सेल्फिंग ऑफ द होमोजाइगस यू विल गेट ऑलवेज द होमोजाइगस। दैट इज व्हाट द प्योर लाइन। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट द सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट। नाउ देखो एक और मेथड है इसके बाद में, जो दूसरी चीज है जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे, और वो है बेटा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप है, जैसे हमें प्योर लाइन मिल गई, मतलब मेरे पास 14 वैरायटीज है जिनमें पता हो गया कि टॉल है, इसका मतलब आई एम श्योर कि ये कैपिटल टी ही है। रेड फ्लावर है या तो राउंड सीड है, तो राउंड सीड है, इसका मतलब अब मुझे पता है कि वो कैपिटल आर है, डोमिनेंट है। तो ये प्योर लाइन है, ये प्योर लाइन है, हमने ले लिया इसे। 14 डॉर्फ है। ठीक है, डॉर्फ है मतलब स्मॉल टी है। व्रिंकल्ड सीड है, इसका मतलब बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, सो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। देखो रेसेसिव तो होमोजाइगस ही होगा, इसमें डाउट नहीं है ना। प्रॉब्लम बस डोमिनेंट में होता है, डोमिनेंट ही या तो टॉल या तो है ना, या तो सॉरी होमोजाइगस या तो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट इन फर्दर, है ना, एक्सपेरिमेंट। देखो है ना, यहाँ पे अगर हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, इसको मिटा देता हूँ। ओके ओके, सो देखो दूसरी मेथड है, देखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट। अभी देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते, सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे नोट करने वाली क्या है। ठीक है, देखो यहाँ होता है, पहली बात तो हमें करना पड़ता है इमैस्कुलेशन बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये दो चीजें बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये बातें हो रही है यहाँ पे। अभी क्या है बताओ, है ना, बैगिंग एंड टैगिंग ऑल्सो। ठीक है, मैं इसको सब चीजों को समझाता हूँ। बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है। देखो आपको ये क्लियरली समझना है कि मेरे पास एक फ्लावर है, ये फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसमें गाइनोशियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसमें एंड्रोशियम भी है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि पी प्लांट ऑटोगैमी शो करता है, पी प्लांट ऑटोगैमी शो करता है। अब मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि ये खुद का खुद पॉलिनेशन ना कर ले भाई, मुझे तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पोलन ग्रेन निकाल दो। ई मैस्कुलेशन, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन कैरेक्टर को हटा दो, है ना, फेमिनाइन कैरेक्टर को रखो। तो ई मैस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ द स्टेमेंस और रिमूवल ऑफ द एंथर। इसको बेटा हम लोग कहते हैं ई मैस्कुलेशन। सो सिंपली ई मैस्कुलेशन क्या चीज है भाई? emasculation क्या है? Simply it is the removal of the anther from a bisexual flower। ठीक है, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की इमेस्कुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पक्का है। रिमूवल ऑफ द स्टेमन और एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब कब करना है ये? ठीक है, ये कब करना है? बिफोर 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 द मैच्योरिटी, है ना। मतलब आप पहले अगर पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए और उसके बाद में, है ना, अगर आप ये कर रहे हो इमेस्कुलेशन तो इसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको आएगा कि आप कौन से प्लांट का या कौन से फ्लावर का इमेस्कुलेशन करोगे। ठीक है, इट शुड बी ऑफ ए प्लांट और फ्लावर। ठीक है, used as female pair। तो जिस पेरेंट को, जिस कैरेक्टर को आप फीमेल पेरेंट जैसा यूज करना चाहते हो, उसी का बेटा हमें इमेस्कुलेशन करना है। ये क्लियर है? ठीक है। नाउ वंस सपोज हम लोग कर लेते हैं, इमेस्कुलेशन कर लिया मैच्योरिटी से पहले बेटा, हम लोगों ने देखो मेथड्स है, ये मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं इन नेक्स्ट चैप्टर, है ना, जहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाली बात आती है, वहां पे बेटा इमेस्कुलेशन डिटेल में है। राइट नाउ अगर हम लोगों ने इमेस्कुलेशन कर लिया, मतलब ही उस फ्लावर से हम लोगों ने अगर बेटा स्टेमेन को निकाल दिए, तब भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उसी अगर फ्लावर तो ओपन हो गया, अब उस फ्लावर के ऊपर, उस स्टिग्मा के ऊपर कोई दूसरे पोलन ग्रेन आके गिर जाएंगे, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वही पेरेंट लेना है जिसको मैं एज ए मेल पेरेंट सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसी प्लांट के पोलन ग्रेन का डस्टिंग मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करना है कि हमें बैगिंग करनी पड़ती है। अभी बैगिंग का क्या मतलब है? ठीक है, बैगिंग का क्या मतलब है? बैगिंग करनी पड़ेगी का क्या मतलब है? ठीक है, कवर द फ्लावर और कवर द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, बाय बाय प्लास्टिक और क्लॉथ, वट एवर मे बी, बाय बैग, बाय ए बैग। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सबसे आपको, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं सबसे क्वेश्चन पूछना है, ये बैग हमने कब लगाना चाहिए? इमेस्कुलेशन के बाद में या इमेस्कुलेशन के पहले? कौन बताएगा? ये बैग हमने कब लगाना चाहिए? या तो कभी भी लगाओ, दोनों दोनों टाइम, मतलब पहले भी और बाद में भी, कैसे होना चाहिए? यस। तो पहले ठीक है, देखो, कवर द फ्लावर बाय अ बैग बिफोर एंड आफ्टर द इमेस्कुलेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों, बिफोर क्यों?
देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप इमेस्कुलेशन करोगे उसके बाद ही पोलन ग्रेन आके गिरेंगे बाहर से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो आपको तो पता ही नहीं है। तो जैसे ही बर्ड कंडीशन में फ्लावर है या इन्फ्लोरेसेंस है, उसी समय बेटा उसको बैक से कवर कर दो, ताकि, है ना, टू अवॉइड, है ना, टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन। अभी यहाँ पे कंटेमिनेशन का सीधा मतलब है कोई भी अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन वहां पे आके ना, है ना, गिर जाए स्टिग्मा के ऊपर, और ना वो फर्टिलाइज कर जाए, नहीं तो रिजल्ट हमारे वेरी कर जाएंगे, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। सो कवर द फ्लावर बाय बैक बिफोर एंड आफ्टर दी में। ये क्वेश्चन आया, ये बिफोर और आफ्टर होना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो देखो दोनों टाइप हमको, दोनों टाइम हमें ये कवर करना चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन कभी भी आ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक, है ना, वो इमेस्कुलेशन के पहले ही मैच्योर जब भी होता है तभी भी पोलन ग्रेन आके गिरे पड़े रहेंगे। ठीक है, उनको तो जब टाइम आएगा जर्मिनेशन का, सिचुएशन आएगी तभी जर्मिनेट करेंगे, उन्हें तो पड़े रहते हैं, वायबिलिटी अगर हो उनके पास में तो नो प्रॉब्लम है। एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा टैगिंग। टैगिंग का क्या मतलब है यार? टैगिंग का मतलब है कि, है ना, जस्ट, है ना, क्या है, जस्ट एड लेबल, ठीक है, टू प्लांट और फ्लावर। ठीक है, देखो हम टैग लगा के रखते हैं कि हाँ ये वाला फ्लावर है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, इसका मैंने इमेस्कुलेशन किया था, इसी को एज ए मैं कैरेक्टर यूज करूंगा, ये वाले कैरेक्टर के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है। ये सब चीजें मैं उसको बिल्कुल लगा के रखूंगा, टैग लगा के रखूंगा, ताकि एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे आसानी हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक लेबल लगा दो, एक प्रॉपर एक छोटी सी चिट्ठी अटका दो, है ना, एक नोटिफिकेशन उसको लगा दो कि हाँ ये इस तरह से ये चीज मैं यूज करूंगा, ये फ्लावर का इमेस्कुलेशन इस डेट को हुआ है, इसका पॉलिनेशन इस डेट को किया जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन राइट डाउन ऑन दैट टैग, दैट इज व्हाट द टैगिंग। यस, ये सारी ही चीजें बेटा इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई भी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली चीजों को देखें, जैसे कि देखो यहाँ पे बेटा नॉर्मली देख लेते हैं, ये देखो अगर सपोज बेटा ये टॉल प्लांट है फिनोटिपिकली, और ये डॉर्फ है, ठीक है, ये डॉर्फ प्लांट है। अभी देखो टॉल प्लांट को हम लोग एज ए मेल कंसिडर कर रहे हैं, और डॉर्फ प्लांट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फीमेल, तो क्या करेंगे, किसके फ्लावर का बेटा इमेस्कुलेशन किया जाना चाहिए बताओ। अभी आपको पता हो गया दोनों के बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, है ना। यहाँ पे देखो इसका फ्लोरल बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है बेटा फ्लोरल बर्ड, ठीक है, और ये जो डार्क प्लांट है इसके ऊपर भी फ्लोरल बर्ड है, पक्का। अब दोनों के फ्लोरल बर्ड है, अब क्या करना है मुझे, ऑब्वियसली बेटा ये जो फीमेल प्लांट वाला पोर्शन है इसको तो मैं पहले बर्ड कंडीशन में ही बैग लगा दूं, ताकि प्रोटेक्शन में रखूं। जैसे ही वो ओपन भी होगा अगर गलती से, ठीक है, तो भी बेटा उसमें, है ना, कंटेमिनेशन होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बराबर है। अब इसका ही हम लोग क्या करेंगे, टाइम से पहले ही मतलब एंथर, ये कील वगैरह निकाल देंगे और इसका कर देंगे हम लोग इमैस्कुलेशन। क्योंकि नोटिस करना ये है हमारा फीमेल प्लांट, ये है हमारा फीमेल फ्लावर, और ये है मेल, तो इमैस्कुलेशन सिर्फ फीमेल प्लांट का किया जाएगा, मतलब स्टेमेंस को रिमूव करो। तो ऑब्वियसली बेटा जैसे ही आप स्टेमेन को रिमूव करते हो, तो ये जो प्लांट है डेफिनेटली बेटा इसको यूज किया जाएगा फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये फ्लावर अगर थोड़ा सा हम लोगों ने ओपन भी कर दिया है राइट नाउ लाइक दिस वन, तो इसके पास बेटा सिर्फ गाइनोशियम स्टिग्मा प्रेजेंट है। हम लोग सिंपली इस प्लांट से पोलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे, है ना। इस प्लांट से बेटा हम लोग पोलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ अगर बेटा हम लोग पोलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेटा ब्रश वगैरह यूज करते हैं, वाया ब्रश,
ब्रश यूज करेंगे और उसका डस्टिंग किया जाएगा आर्टिफिशियल, यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल, या है ना, पॉलिनेशन हमने कर दिया, अपने हाथों से ये किया है तो आर्टिफिशियली हो गया, ये एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक है, यस यस, बायसेक्सुअल प्लांट तो सेम स्पीसीज के बीच में ही करा रहे हैं हम लोग, पी प्लांट है। ठीक है, अलग तो है नहीं, अलग प्लांट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, हाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेटली बेटा हम लोगों को ये जो फीमेल प्लांट है इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपरली इसको बेटा कवर कर लिया हम लोगों ने, बैग लगा ली, दिस इज अ बैग, आई कैन टेल दिस इज अ बैग, और इसको लगा दिया बेटा हम लोगों ने टैग जिसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पॉलिनेशन कर दिया, उसके बाद में फिर से बेटा अगेन उसका होगा बैगिंग एंड टैगिंग, बोथ द थिंग्स विल बी डन। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे होगी, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो बैगिंग एंड टैगिंग है डन, एंड देन आफ्टर सम डेज ऑब्वियसली बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब जहां फ्लावर है वहीं तो फ्रूट बनेगा, जहां फ्लावर है वहीं पे बेटा फ्रूट बनेगा। नाउ यू विल फाइंड दिस, जहाँ पे फ्लावर है वहां पे बेटा आ जाएगा फ्रूट, ये आ गया पॉड, है ना, पी प्लांट है, पॉड आ गया बेटा, और इस पॉड में है दाने। ठीक है, ये हो गया बेटा, है ना, मटर के दाने बन गए। तो ये मिलेगा आपको बेटा, ये जो है इनको मैं बोलूंगा हाइब्रिड सीड्स, या हाइब्रिड इसीलिए हैं कहते हैं हम लोग क्योंकि हमने जो पेरेंट लिए हैं, है ना, उनमें सेल्फिंग नहीं कराई है हम लोगों ने बस, है ना, तो ये हो गया। अब ये सीड को जमा करो यार, ये सारे निकाल लो, कलेक्ट ऑल द सीड्स। ठीक है, जब बेटा आप लोग इनके ये कलेक्ट करोगे सीड्स को, तो है ना, ये बेटा ये इनको सो करो, बराबर है, और सो करोगे ये ग्रो हो जाएंगे, एंड इट विल गिव द F1 जनरेशन, पहली जनरेशन हमें मिलेगी। ठीक है, इससे मिलेंगे बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट, जब इनको हम लोग, है ना, इन सीड्स को सो करेंगे, इनसे हमें मिलेंगे हाइब्रिड प्लांट। ऑब्वियसली उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, यस और नो। ठीक है, अब जो हाइब्रिड प्लांट हमें मिले हैं इसमें हो सकता है आपको कुछ प्लांट टॉल मिले, ठीक है, कुछ डॉर्क मिले, या सारे के सारे टॉल मिले, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस बेटा जो F1 मिले हैं, है ना, उनको कलेक्ट करना है। सो दिस इज एंटायरली द प्रोसेस, सिंपल टेक्निक मैंने बताई, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये रहा बेटा सेकंड मेथड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। ठीक है, प्योर पेरेंट का हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। यहाँ देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि आप लोग आर्टिफिशियली उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हो। मैं यहाँ पे वर्ड भी लिख देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल, इट्स व्हाट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल। आई थिंक इट इज द प्रॉब्लम विद दिस पेंसिल, है ना, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे किया गया, और उसका बेटा हमें रिजल्ट मिला है, उसका रिजल्ट मिला है बहुत सारे प्लांट। ठीक है, ऑल दो हम लोगों को सारे प्लांट टॉल मिले, एज जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो भी यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट मिले हैं, ये सारे जितने सीड हमने जमीन पे लगाए, तो उनसे जो प्लांट मिले वो सारे टॉल थे बेटा, ऑल टॉल, दैट्स इट। ठीक है, ये देखो, वैसे भी आपको लिखने की जरूरत है नहीं, इफ यू आर राइटिंग इट्स ओके, बट नो नीड ऑफ डूइंग दिस वन। ठीक है, मैं तो सेंड कर रहा हूँ ना ये क्लास होते ही। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो, है ना, नोट्स तो आपके पास पहुंच रहे हैं। सी, टॉल है, डार्क है, इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया है, तो ये दोनों फ्लावर है, दोनों ही बर्ड कंडीशन में है। ऑटोगेमी शो करते हैं, या आपको याद रखना है किल को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये है, आपको याद रखना है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वैक्सिलरी कंडीशन होती है फ्लावर्स की, है ना, वैक्सिलरी, ये वाला स्टाइवेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, पक्का। तो आप जानते हो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। बट राइट नाउ हमें जो प्लांट मिले हैं, है ना, तो बेटा तीन टेक्निक, तीन स्टेप्स क्या बताई थी मैंने, तीन स्टेप क्या है, पहला तो है सिलेक्शन, तो ये मैंने बता दिया आपको, प्योर लाइन सिलेक्ट किया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके बाद बेटा आता है सेल्फिंग, दिस इज व्हाट द वर्ड, तो सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड, ये तीसरी स्टेप है हमारी, है ना।
थर्ड स्टेप इज सिंपल। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? थर्ड स्टेप है सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड, सिंपल। तो जो हाइब्रिड हमें मिले हैं, है ना, अब यहाँ पे लिख देता हूँ हाइब्रिड्स ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, ये सीधा लिख देता हूँ तो आपको समझ में आए यार, ये वाले प्लांट लेने हैं जो भी टॉल प्लांट है हमें मिले हैं। ठीक है, इनको ही लेना है, इनका ही सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग तो क्या मतलब है कि मुझे पता है कि अब ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए मैं उसको सेल्फिंग बोल रहा हूँ। है तो क्रॉस ही कराना है, मतलब ऐसी प्रोसेस करनी है फिर से, जो रिपीट जो किया है ना हमने, यही यही करना है फिर से, इमैस्कुलेशन एवरीथिंग बस करना है, यही सेम थिंग, सेम स्टेप शुड बी टेकन। चेंज नहीं करना है, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा जिसको आप फीमेल प्लांट ले रहे हो, है ना, बैगिंग टैगिंग दोनों करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बेटा F1 प्लांट्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना, विल टेक द F1 प्लांट्स, है ना, ये लिए हम लोगों ने F1 प्लांट्स। और इनका करना क्या है आपको तो पता हो गया, हम लोगों ने F1 प्लांट्स लिए। ठीक है, इनके जब सीड, है ना, इनके बीच में सेल्फिंग करा दिया तो इनके सीड्स बनेंगे। ठीक है, सीड को ग्रो करोगे तो हमें मिलेगी बेटा F2 जनरेशन। विल गेट दिस F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ दिस पेरेंट। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी कि F1 प्लांट पेरेंट नहीं है, आपके लिए पेरेंट ये है, ये वाले जो हमने पहले सिलेक्ट किए थे, ये पेरेंट है। ठीक है, मैं और भी यहाँ पे फिनोटिपिकली जब सारी चीजें है ना बताऊंगा उसमें, अगर सपोज बेटा आप F2 जनरेशन के प्लांट उठाते हो, इफ यू टेक द F2 जनरेशन प्लांट्स और उनके बीच में आपने सेल्फिंग कराया, ठीक है, और फिर उनसे जो सीड मिलेंगे F2 के, उनके सीड्स अगर आपने उठाया, उनको ग्रो कर दिया, तो आपको क्या मिलेगी बेटा? यू विल गेट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द F3 जनरेशन। सो ये तो चलता रहेगा फिर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस, पक्का है ना, है ना। अब ये तो पी प्लांट पे मेंडल भाई साहब ने किया था, यही सेम एक्सपेरिमेंट, ऐसा ही उन्होंने, है ना, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड बाय द ह्यूगो डी व्राइस। ठीक है, अब ये पता है ये इन्वेंटर है, री इन्वेंटर ऑफ द मेंडल्स कंसेप्ट, सही है ना। तो ह्यूगो डी व्राइस ने यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था जो पी प्लांट पे किए हैं। ठीक है, ऑन प्लांट ओइनोथेरा, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, सो ये जो इवनिंग प्राइम रोज प्लांट है, इसके ऊपर सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट बेटा ह्यूगो डी व्राइस ने कराया था। ठीक है, कोरेन ने पी प्लांट के ऊपर ही ये सारे एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट कराए, बट ह्यूगो डी व्राइस ने ओइनोथेरा, इसलिए ये फेमस हो गए, है ना। एक्चुअली ये प्लांट एक और है जो फेमस है, ह्यूगो डी व्राइस जब भी बोलोगे तो पी प्लांट मत बोलना, आपको बोलना है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इवनिंग प्राइम रोज। एंड सबसे मजेदार बात यह है कि ही गॉट दैट सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स एज ऑफ द मेंडल, जैसे मेंडल ने जो सक्सेस पाया था। अब ये तो 19 नॉट, यू नो, नॉट वन और नॉट टू, तब तक बेटा इन्होंने साबित कर दिया, है ना, इस्टेब्लिश कर दिया, है ना, मेंडल भाई साहब है, इनका जो भी कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, यस और नो। अब हमें डेफिनेटली बेटा सबसे पहले सादी सादी चीजों को समझना है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ही नॉर्मल पॉइंट के बारे में, है ना, यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को टेक्निकल जैसी, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या मतलब है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का?
ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये है ना, इसमें लेना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टर लेना है हमको। एक सिंगल कैरेक्टर चुन लेना है, ठीक है, हमको कंसिडर करना है। ठीक है, इस ये तब किया जाएगा तो है ना, सिर्फ एक ही सिंगल व्हेन द inheritance of when the inheritance of only one character, एक ही कैरेक्टर को बेटा हम लोग कल है ना सिलेक्ट करेंगे, ओनली वन कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, वन कैरेक्टर is studied at a time, is studied at a time। ठीक है, जब भी आप सीड्स को सो कर रहे हो तो प्लांट्स में सारे कैरेक्टर दिखेंगे ही दिखेंगे। उसको फ्लावर आएगा मतलब फ्लावर कलर दिखेगा, पॉड आएंगे मतलब पॉड कलर दिखेगा, सीड आएंगे मतलब, बट आप इग्नोर करते हो, आप देखते नहीं, बस आप हाइट का कैरेक्टर लेके बैठे हो, बस यही कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व करोगे, उसको ही आपने है ना इंपॉर्टेंस देना है। इसको हम लोग बोलते बेटा मोनो हाइब्रिड का क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट्स इट, सिंपल। हाइब्रिड क्रॉस का मतलब आपको अभी तक समझ में आना चाहिए कि हम दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट लेते हैं। कैरेक्टर मैंने हाइट लिया मतलब बेटा दो ट्रेट लिया मैंने, एक पेरेंट टॉल होगा, एक पेरेंट डार्क होगा। कैरेक्टर मैंने फ्लावर कलर लिया तो एक प्लांट कलरफुल फ्लावर वाला होगा, एक कलरलेस फ्लावर वाला होगा। सीड शेप का कैरेक्टर ले लिया तो बेटा एक राउंड सीड वाला होगा, एक रिंकल्ड वाला होगा। ये जब मैं कहता हूं तभी मैं उसको हाइब्रिड क्रॉस ये वर्ड यूज करता हूं, सही बात। अगर मैं ये कंसिडर करूंगा ऐसा मोनो मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर ले लिया और दोनों, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये व्रिंकल्ड है, ये ऐसा क्रॉस कराऊंगा तो उसे सेल्फिंग कहता हूँ। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ठीक है, आप पहचान सकते हो अगर मैं ये बोलूं ये वाला क्रॉस है, कैपिटल आर क्रॉस विद दी स्मॉल आर, ये कैसा क्रॉस हो गया, दिस इज ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बट इसी सिलसिले में अगर मैं ये बोलूं कि ये देखो यहाँ पे बेटा, ये देखो कैपिटल आर क्रॉस विद द कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है बेटा, ये कौन सा क्रॉस है, दिस मस्ट बी अ सेल्फिंग। अगर मैं ये करूं है ना, यहाँ पे कैपिटल आर क्रॉस विद द कैपिटल आर, दिस इज आल्सो सेल्फिंग, ये भी सेल्फिंग है। ठीक है, स्मॉल आर क्रॉस विद दिस इज आल्सो सेल्फिंग। टॉल, होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस टॉल के साथ में क्रॉस करा दिया। ठीक है, होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस देखो होमोजाइगस टॉल इज क्रॉस विद द होमोजाइगस टॉल, ये सेल्फिंग है। ठीक है, होमोजाइगस डॉर्फ इज क्रॉस विद द होमोजाइगस डॉर्फ, ये सेल्फिंग है। हेटेरोजाइगस टॉल इज क्रॉस विद द हेटेरोजाइगस, ये भी सेल्फिंग है। तो फिर सर हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, दिस इज अ हाइब्रिड। इसीलिए बेटा यही चीज पाने के लिए मेंडल ने पहले प्योर लाइन बनाया, होमोजाइगस टॉल ही होना चाहिए, होमोजाइगस, तब जाके रिजल्ट आएंगे। आपको बात समझ में आती है, इंपॉर्टेंट समझ में आता है, यस और नो। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मोनो हाइब्रिड का मतलब ही आपको समझ, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस नहीं होता, हाइब्रिड का मतलब है कि हेट्रोजाइगस मिलेगा बाय द क्रॉस ऑफ द टू डिफरेंट है ना ट्रेट्स। रिजल्ट में F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड मिलेगा, दैट इज व्हाट द पॉइंट, यस और नो। यस, इसको मिटा देता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, सेल्फिंग का क्या मतलब है, जेनेटिकली सिमिलर देखता हूँ, जीनोटाइप सिमिलर लिखूंगा तो मेरे लिए वो सेल्फिंग है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा मेंडल ने क्रॉस जो किए थे, मेंडल ने जो भी क्रॉस किए थे, अगर मैं ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं बच्चों, 7 types of monohybrid cross were done, 7 types of monohybrid cross were done by Mendel.
करेक्ट है, ये सब समझ रहे हो, है ना। कैसे हो सकता है, जैसे ये क्रॉस हो गया बेटा, कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी हाइट के लिए, या तो ये हो सकता है कैपिटल आर क्रॉस विद द स्मॉल आर। तो पहले प्योर लाइन पाए उसमें, बराबर है ना, ये तो आपको समझ में आता है, यस और नो। कलर के लिए समझ लेते हैं बात को, अरे यार कलर के लिए बात लेते हैं, कैपिटल सी क्रॉस विद द स्मॉल सी, ठीक है, कलरलेस, और बेटा कलरफुल फ्लावर को हमने क्रॉस कर दिया। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, कि यार देखो जब भी ये सारे क्रॉस करूंगा तो ऐसे 7 पॉसिबल क्रॉसेस हो सकते हैं, यस और नो, क्योंकि 7 कैरेक्टर लिए हैं और 14 हमारे पास में प्योर लाइन है ना, 14 हमारे पास में प्योर लाइन है। सो यहाँ पे हम लोग अब बेटा थोड़ा सा है ना सादा दिमाग लगाते हैं, और जब भी आपको देखने को मिलेगा, देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, अभी पेंसिल का थोड़ा इशू लग रहा है मुझे, देखते हैं, है ना। देखो विल बिगिन दिस विद दिस वन, देखो टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट, फिनोटिपिकली टॉल प्लांट लिया है। सो दिस इज अ फिनोटिपिकली टॉल प्लांट, यू नो, फिनोटिपिकली टॉल प्लांट हमने लिया है, एंड इट इज क्रॉस्ड विद द डॉर्फ प्लांट, ठीक है, क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट। नाउ देखो टॉल प्लांट मतलब प्योर लाइन है, कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट भी प्योर लाइन है तो स्मॉल टी, ठीक है, ये लगता है आसान, ठीक है। देन यहाँ पे नोट करते बेटा, अगर कैपिटल टी ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इनके लिए बेटा आपको ये नॉर्मल समझना पड़ेगा कि ये जब भी गैमेट बनाएगा तो गैमेट शुड बी हैविंग सिंगल अलील ऑफ द, है ना, कैरेक्टर, बराबर है। तो गैमेट जब भी बनेंगे, क्योंकि ये देखो ये दोनों ये सारे आपको मिलेंगे पेरेंटल जीनोटाइप है, तो यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको गैमेट, ठीक है। सो यहाँ आपको मिलेंगे गैमेट, दिस आर द पेरेंट, ये पेरेंट है। गैमेट हमेशा, है ना, जब भी बनेगा उसमें एक ही अलील होगा, यहाँ पे भी वही बात है, इसके जो गैमेट्स बनेंगे डेफिनेटली बेटा इट हैज अ स्मॉल टी, नॉर्मल है। राइट नाउ देखो सिंगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, वही चीज यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग F1 जनरेशन कहेंगे। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में आ गया, आपने सीड जमीन में डाला, प्लांट बड़ा प्लांट बना तो टॉल दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये टॉल है, बट आप ये जानते हो कि जो पहले प्लांट लिया गया था वो होमोजाइगस टॉल है, यस और नो, यस और नो। डॉर्फ भी होमोजाइगस है, बट जो हमें जो मिला है वो तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब ही है हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। और ये क्या है बेटा, इसको मैं बोलूंगा F1 जनरेशन, बराबर है ना, ये है F1 जनरेशन। सारे प्लांट टॉल मिले आपको, 100 सीड मिले, आप 100 के 100 जमीन में डाल दो, 100 के 100 टॉल प्लांट, नो डॉर्फ, डॉर्फ है ही नहीं, बराबर है। 100 प्लांट मिले, 100 के 100 बेटा टॉल है, नो डॉर्फ। अब आप में से आपने दो उसमें से प्लांट सिलेक्ट कर लिए, उनमें से दो प्लांट आपने सिलेक्ट कर लिए, और है ना ये रहा बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे अभी सेल्फिंग, डेफिनेटली सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में से मैंने लिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है और ये भी टॉल ही है। अब देखो मैंने आपको ये चीज समझा दी, सेल्फिंग का मतलब क्या है, ठीक है, दिस इज अ सेल्फिंग, क्योंकि जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली दे आर सेम, दोनों पेरेंट, एक को मेल या एक फीमेल हमने कंसिडर कर लिया, लेट्स कंसिडर, ठीक है। ये सपोज बेटा ये हमने ले लिया मेल प्लांट, ये ले लिए बेटा फीमेल प्लांट, दोनों ही ले लिए। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर, द पॉसिबिलिटी इज यहाँ पे जब आपको देखने को मिलता है, अब ये जो है बेटा ये है उसका जीनोटाइप, और ये भी बेटा इसका जीनोटाइप है, तो इसके दो पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं यार, इसके क्या गैमेट बन सकते हैं, नॉर्मली वी नो अंडरस्टैंड दिस, इसके बन सकते हैं बेटा दो टाइप के गैमेट,
मतलब या तो गैमेट में कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी। इस तरह से दो डिफरेंट टाइप ऑफ, इसके भी वैसे ही बनेंगे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फीमेल गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, देखो नंबर ऑफ गैमेट्स है ना, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनते हैं ये हम लोग नहीं बनते, हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स, आई विल से 2 डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे कितने टाइप बने, तो एक ही टाइप के बनेंगे, जितने भी बनेंगे एक ही टाइप के बनेंगे। शायद ये मिलियंस ऑफ गैमेट्स बनाएंगे बट एक ही टाइप के बनाएंगे, ऑल आर कैपिटल टी। ये बनाएगा तो एक ही टाइप के बनेंगे, 1 लाख बनाएगा तो भी सब में कैपिटल टी होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वही गैमेट में आएगा यार। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हाफ हाफ पॉसिबिलिटी हुई, ये पॉसिबिलिटी बेटा हाफ पॉसिबिलिटी 1/2 1/2, कैपिटल टी 1/2 आएगा, स्मॉल टी यहाँ पे वही पॉसिबिलिटी है ना, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग 1/2 1/2। देखो ये छोटी सी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 1/2, बट ये बहुत आगे बढ़ेगा अभी कार्यक्रम। नाउ मान लेते हैं बेटा इन्हीं गैमेट्स को मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, दिस इज व्हाट सी, ये है कैपिटल टी, ये है बेटा स्मॉल टी, अगेन यहाँ से आया बेटा कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। नाउ सी इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो अगर है ना, ये क्योंकि ये आए बेटा एक पेरेंट से और ये आए दूसरे पेरेंट से, तो अगर मान लेते हैं कि सपोज अगर ये वाला जो कैपिटल टी है मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो गया, तो हमें तो ये मिलेगा यार कैपिटल टी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। नॉर्मल है ना, बिल्कुल सिंपल है। या तो दूसरी एक पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो मेल गैमेट है, दिस मेल गैमेट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो मेल गैमेट है, आई विल टेक द डिफरेंट कलर टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो मेल गैमेट है डेफिनेटली बेटा ये फ्यूज हो गया बेटा इसके साथ में, तो हमें डेफिनेटली बेटा या ए मिलेगा यार कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से। यहाँ पे भी दूसरे पॉसिबिलिटीज यही है, ठीक है, अगर ये स्मॉल टी मेल गैमेट फ्यूज विद दिस वन, तो विल गेट अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। And same way here we can understand this small t when combines with this small t, we can get this one. So beta यहाँ ये probability है, this is the probability of getting the plants at one time। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन है भाई जो हमें मिली है 10वीं, दिस इज F2 जनरेशन, है ना, F2 जनरेशन। अगर आप फिनोटिपिकली देखते हो तो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ये डॉर्फ सिंपल, कोई भी बड़ी बात नहीं है ना। इस तरह इतने डिफरेंट टाइप ऑफ जायगोट मिल सकते हैं, मतलब इतने ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हमको मिल सकते हैं। यस, तो जब भी बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है गैमेट्स बनने की, तब तब बेटा आपको हमेशा टॉल जो है वो मिलेंगे 3 इस, है ना, और ये होगा 1। ठीक है, तो एक्चुअली कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली बेटा जीनोटाइप पॉसिबल है 4 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, 4 जीनोटाइप आर पॉसिबल, यस और नो, हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल 4, है ना, ये एक है, ये एक है और ये एक है और ये एक है, सो दीज आर व्हाट दी, है ना, ऑल दीज आर द जीनोटाइप्स आर पॉसिबल जीनोटाइप्स, यस और नो। अब अगर ये जीनोटाइप पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको मैं कैसे लिखूंगा भाई, मैं तो इसको अगर अलग ढंग से लिखता हूँ, आई विल ट्राई अ डिफरेंट पेंसिल, यू नो, तो अगर इसमें कुछ सही में दिक्कत होगी तो, है ना, तो मैं यहाँ पे पॉइंट चेंज करके देख लेता हूँ, मे बी इट विल वर्क। लेट्स ट्राई। ओके, तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा 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 टिकिंग शुरू होगा है दिमाग के लिए। चलो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, पुनेट नाम के साइंटिस्ट थे, है ना,
उन्होंने एक मेथड बताई है जिसको हम लोग बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड, है ना। अब शायद आप इसके बारे में भी जानते होंगे। सो चेकर बोर्ड मेथड उन्होंने ली है। चेकर बोर्ड मेथड बहुत आसान है। मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ, अगर आपको पता भी होगा ठीक है तो मुझे माफ करना अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो। बट सी, इसको बोलते बेटा ये है भाई साहब पुनेट। एक बार तो ये मजा किया इन्होंने कि है ना वो कौन से देश से आया ये पूछ लिया उन्होंने। ब्रिटिश आदमी था, है ना। ये भी पूछते हैं क्या कभी। एनीवे देखो, ये भाई साहब का नाम है ना आरसी पुनेट। ये सब कुछ जो बताने वाले जो साइंटिस्ट है आरसी पुनेट नाम के साइंटिस्ट है। ठीक है, उनका पुणे से कोई संबंध नहीं है। ही इज है ना ब्रिटिश पर्सन। एनीवे सपोज अगर हम लोग इनको अरेंज करते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं थोड़ा ध्यान देना जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें होता क्या है। अगर इफ यू नो इट इट्स अ बेटर थिंग, बट व्हाट आई एम डूइंग ये जो बॉक्स है ना मैंने पहले बना दिया। आप देखना इस बॉक्स की तरफ, जो पहला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक ऑब्लिक मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं मेल को लिख रहा हूँ, यहाँ पे फीमेल को। आप देखना मतलब जो नीचे वाली रो होती है ना ये वाली जो जिसको बोलते हैं ये वाला है ना दिस वन, द कॉलम शुड बी ऑफ द फीमेल एंड द रोज आर ऑफ द मेल। याद रखो ये, ठीक है। ये बात है ना। सिंपल पॉइंट को नोटिस करो आप लोग, बिल्कुल सिंपल पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर बेटा यहाँ हमें मिला है एक गैमेट मेल से, ये वाला है एंड देन अगेन दिस वन एंड अगेन दिस वन, तो बेटा ये तो हाफ प्रोबेबिलिटी इसकी, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, 1/2 एंड दिस इज 1/2। मैंने अभी लिखा था आपके सामने यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। ठीक है, राइट नाउ ऑब्वियसली बेटा मुझे ये चीज मिलेगी अगर कैपिटल टी तो आई विल राइट दिस इज 1/4 बिकॉज इज 1/2 into 1/2 1/4 अगेन, है ना। दिस इज व्हाट द कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इट्स 1/4 अगेन, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4, क्योंकि ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी है तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। एंड दिस इज अ स्मॉल टी 1/4। तो ये देखो हमें चार पॉसिबिलिटीज मिली, चार चीजें मिली है। ठीक है, तो है ना। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा भी लिख के रखता हूँ रेड लाइट कलर में। वो क्या है यहाँ देखो, सिंपली gametes are of distinct types not numbers। ठीक है, चार गेमिट नहीं मिलते, चार प्रकार के गेमिट मिलते हैं, याद रखो, है ना। एक एक किसी भी इसमें बेटा एक प्लांट में बहुत सारे पोलन ग्रेन बन सकते हैं, मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन बन सकते हैं। आप बोलोगे चार ही पोलन ग्रेन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ एक मियोसिस से ये चार पॉसिबिलिटीज बन सकती है, चार पोलन ग्रेन बन सकते हैं, ये हो सकता है। बट यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्टली कंसिडर दिस, गैमेट्स आर ऑफ द डिस्टिंक्ट टाइप्स नॉट द डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये जो पुनेट स्क्वायर है इससे हमें क्या समझ में आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस एंटायर प्रोसेस। ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। इससे हमें ये दिख रहा है नंबर वन बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आया। फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब कितने प्लांट टॉल है कितने डॉर्फ है, ये आपको सिंपल दिखा दे रहा है। इसको हम लोग बेसिक मेंडेलियन रेशियो अगर बोले तो टॉल इज टू डॉर्फ, यही हमें देखना है। ठीक है, तो एक्चुअली दिख क्या रहा है, टॉल इज टू डॉर्फ हमें दिख रहा है बेटा ऑब्वियसली द चांस इज, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इट इज 3:1 3:1, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज ए 3/4:1/4। यस और नो, यही तो है ना 3/4:1/4 बराबर, है ना। ये हो गया 1 2 3, सो दिस इज 3/4। और बेटा 1/4 या तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से भी बोल सकते हैं, वी कैन टॉक लाइक दिस वन 75%:25%। तो ये तरीके हैं जिनसे हम लोग जिस तरह से हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो को लिख सकते हैं, टिपिकल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, दैट्स इट।
उसके बाद डेफिनेटली बेटा हम लोग बात कर सकते हैं ऑफ द जीनोटिपिक रेशियो, और ये भी बहुत ही आसान है, ये आपको पता है। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है बेटा। नाउ व्हाट अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो, ये है रियल रेशियो। एक्चुअली यही रेशियो इंपॉर्टेंट है, रियल रेशियो तो जीनोटिपिक रेशियो होता है, ठीक है। राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। हमें मिलेंगे या तो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, स्मॉल टी। एंड नाउ यू हैव दिस वन, है ना, आपके सामने बेटा सिंपल है, ये है 1:2:1, आपको दिख रहा है, ये 1 है, एक ही है, ये 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी, ये नॉर्मल है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4:1/2:1/4, यस और नो, है ना। 1/4:2/4:1/4, बट हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1/4:1/2:1/4। Now I can write down in the percentage also, 25% is to 50% is to 25%. Right now it's a simple thing, you know, बहुत ही आसान है। But suppose अगर हम लोग इसको exponential forms में जो लिखते हैं, है ना, अगर suppose a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab, ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा। a plus b square is equal to, है ना, इसका है ना, एक्सपैंड किया हम लोगों ने a plus b square को। तो अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे लिखूं कि कैपिटल T प्लस स्मॉल t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस स्मॉल t स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल T स्मॉल t, I can write down in the straight line way like this, tt plus small t plus 2 capital T small t. Yes, yes or no, है ना। तो डेफिनेटली बेटा मैं इसको रीअरेंज अगर कर देता हूँ, इफ आई विल रीअरेंज इट, कैपिटल T प्लस कैपिटल, है ना, ये वाला, एंड प्लस स्मॉल t, तो इक्वेशन में ये इतना पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को, और ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है डॉर्फ को। तो ये सारे जो जादुई खेल है भाई साहब ने बताया, मेंडल ने। अब नागेली वगैरह लोग जो है परेशान हो गए, ये क्या बता रहा है ना, ये बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, क्या है भाई, तू क्या बता रहा है। आर यू गेटिंग दिस, आर यू क्लियर, समझ रहे हो आप, है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि मैं एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैपिटल T प्लस, है ना, स्मॉल t एंड इन ब्रैकेट्स, है ना, स्क्वायर। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जब हम लोग हार्डी-वेनबर्ग लॉ या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो इसी इक्वेशन को बेटा हम लोग कंसिडर करेंगे जो अभी मैंने लिखा हुआ है। राइट नाउ यू कैन कंसिडर दिस, राइट नाउ, यस यस। अभी थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखते हैं, मैं एक सादा पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। आप, है ना, राहिल भी लास्ट क्लास में, सर ये होमोजाइगोसिटी ये कम होती है, क्या हो ये, इसको अभी हम लोग देखेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। ना अभी थोड़ा सा मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे जो जनरेशन हमें मिली है F2 जनरेशन में, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से बताए कि F1 जनरेशन में कितनी होमोजाइगोसिटी है। जो हमें F1 जनरेशन मिला उसमें होमोजाइगोसिटी कितनी है, 0% है, 0%। क्यों? क्योंकि ऑल प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस टॉल। सबको समझ में आया क्या? अरे अगेन आई विल आस्क द सिंपल क्वेश्चन, F1 जनरेशन है बेटा मेरे सामने, ये है F1 जनरेशन, ठीक है। इफ आई विल कंसिडर F1 जनरेशन ये है, और इस F1 जनरेशन में मुझे सारे टॉल मिलते हैं और सारे हेटेरोजाइगस टॉल मिलते हैं, तो बेटा हेटेरोजाइगोसिटी 100% है, बट होमोजाइगोसिटी 0% है। There is no homozygosity in that. But can I ask you a simple question? Can you tell the same thing in the F2 generation? बेटा F2 जनरेशन में देखो तो आपको दिखाई देता है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये दो हेटेरोजाइगस है। मतलब 50% होमोजाइगस है और 50% क्या आ गया बेटा, हेटेरोजाइगस है। मतलब एक सेल्फिंग से 50% होमोजाइगोसिटी आ गई। अरे समझ रहे हो? अरे कहाँ गए, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। 50% होमोजाइगोसिटी बिल्कुल अचीव हुई है।
एक सिंगल सेल्फिंग से। तो बेटा अगर मैं कहता हूं आप 10 जनरेशन के लिए कंटिन्यूअस सेल्फिंग करते रहोगे तो बेटा 100% होमोजाइगोसिटी रीच हो जाएगी, कभी ना कभी होगी ये। इसलिए मैंने बोला था उस दिन कि अभी मत पूछो, अभी तो बस समझ लो क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं तुम्हें दिखाऊंगा होमोजाइगोसिटी एक्चुअल बढ़ती है, दिखाऊंगा। यहाँ पे सिंगल एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिख रहा है हमको। एनीवे, नाउ सपोज अगर तुम लोग अभी तसल्ली नहीं हुई होगी तो भी बेटा इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट है कि हेटेरोजाइगोसिटी reduces to half by inbreeding now yes, ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? जब भी आप एक सेल्फिंग करते हो, जब भी आप इनब्रीडिंग करते हो तो हर समय बेटा जितनी पेरेंट्स में होमोजाइगोसिटी है उससे आधी हो जाएगी आगे आने वाले जनरेशन में। ये पहला ही एग्जांपल दिखाया। पहले कितना था? पहले होमोजाइगोसिटी 0 थी, हेटेरोजाइगोसिटी 100% थी। अभी हेटेरोजाइगोसिटी कितनी रह गई है ना? हेटेरोजाइगोसिटी अभी बेटा 50% ही रह गई। पहले 100% थी। F1 जनरेशन में, F2 में आते ही 50% हो गई बेटा। ठीक है, यस और नो? पक्का है ना? अगर हम लोग यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, ये चीज नहीं है ना, बहुत ही बेटा ये आप बिना क्लास किए नहीं समझ सकते आप। देखो मुद्दा है कि अगर मैं यहाँ पे जनरेशंस को लिखूं, अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं इसको जनरेशंस को यहाँ लिख दिया बेटा, जनरेशन लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे एक सेपरेट एक लाइन बना दी, सीधा हो जाना बेटा। हाँ ये देखो लाइन हो गई। ठीक है, ये जनरेशंस है। यहाँ पे मैंने लिखा बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने होमोजाइगस कंडीशन। डन। इनके बीच में मैंने एक बीच में ऐसे लाइन बना दी। लो आजा सीधा हो जा। हाँ ठीक है, राइट रहो। अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा था पेरेंट किसे बोलो? जो आप पहला प्योर लाइंस लेते हो उनको आप बोलोगे पेरेंट। तो ये रहा पेरेंट। पेरेंट में जैसे ही होगा ना, जैसे आप पेरेंट लेते हो तब, है ना, तब बेटा हेटेरोजाइगोसिटी 0% थी और होमोजाइगोसिटी 100% थी। कितने लोगों को समझ में आया? दोनों पेरेंट होमोजाइगस लिए थे, एक था होमोजाइगस टॉल, एक है होमोजाइगस डॉन। यस बोलो अगर आपको समझ में आया है, नहीं बोलो आपको नहीं समझ में आया है। करेक्ट है। नाउ मैं अगर F1 जनरेशन लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, F1 जनरेशन जो पहला क्रॉस हुआ था, क्रॉस हुआ, क्रॉस करने से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, इसका सबूत देख लो आप लोग। 100% आ गया, क्रॉसिंग से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। करेक्ट है, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ गई, 100% आ गया, है ना? यहाँ पे 0% हो गया, होमोजाइगोसिटी खत्म। ऑल प्लांट्स विल बी हेटेरोजाइगस टॉल, खत्म। बट नाउ इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसके आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये तो पहला जो था वो क्रॉस था, पहला तो हमने क्रॉस कराया। बट इसके आगे जो भी होगा, मान लेते मैंने F2 जनरेशन अगर आनी है तो मैं क्या करूंगा? F1 के बीच में सेल्फिंग कराऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है अगर आप देखोगे ना, आपको 50% हेटेरोजाइगस दिखेंगे और बेटा, और बेटा यहाँ पे 50% होमोजाइगस दिखेंगे। और ये करके देख सकते हो आप लोग पेन एंड पेपर पे, सिंपल। नाउ सबसे मजेदार बात ये होती है कि जो आपको हेटेरोजाइगस मिले हैं 50% हेटेरोजाइगस, उनका सेल्फिंग करा लो। इनका ही कराना है सेल्फिंग, इनका कराना है, इनको छोड़ दो, अभी होमोजाइगस का नहीं कराना। जैसे आप इसका इनका सेल्फिंग कराओगे, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन में बेटा 25% हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 75% आपको होमोजाइगोसिटी मिलेगी। अगेन आप F3 के प्लांट उठा लो हेटेरोजाइगस और उनका बेटा सेल्फिंग करा लो F4 का, है ना, तो बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12.5% और बेटा यहाँ आ जाएगा 87.5। ये तो आप कर सकते हो। नाउ इट्स सो ऑन, आप करते रहो, जस्ट डू इट। जनरेशन टू जनरेशन सेल्फिंग करा लो, बस हेटेरोजाइगस उठाओ और उसका सेल्फिंग करा लो। एंड एज यू डू इट आपको समझ में आएगा कि जितना आप लोग इनब्रीडिंग कराओगे उतना ज्यादा बच्चों इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। मतलब क्या बेटा? हेटेरोजाइगोसिटी कम होती चली जाती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड।
more and more recessive characters will be appeared. देखो क्योंकि 87.5% आया, इसका मतलब बेटा है ना पूरे तो होमोजाइगस टॉल नहीं आए होंगे, बराबर है। इसमें होमोजाइगस डॉर्फ का भी रेशियो बढ़ता चला जा रहा है ना। सो ऑब्वियसली हमको ये समझना है कि जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ेगी, जो भी आप अभी F5 करो F6 करो, हाफ होता चला जाएगा। आप समझते हो अभी 12.5% का हाफ कितना होगा, उसका हाफ कितना होगा, उसका हाफ, ऐसा करते करते आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 100% होमोजाइगोसिटी दिखा देंगे, कंप्लीटली वीक प्लांट। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम बेटा होमोजाइगस जो रेसेसिव कंडीशन पूरी तरह से उभर करके आएंगे। 50%, 100% बनेंगे ना। जब 100% होमोजाइगोसिटी आती है तो आप देख सकते हो आधे पेरेंटल जो आधे प्लांट बेटा होमोजाइगस टॉल होंगे, आधे बेटा होमोजाइगस डॉर्फ होंगे। आर यू श्योर? अरे समझ रहे हो ये मुद्दा? यस एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? पूछ लो भाई। तो लास्ट वाले एक बार फिर से बता। लास्ट क्या स्टेटमेंट पूछ? 50% और 50% क्या 50%? 50% मतलब देखिए, ये जो है ना, जब आप 100% होमोजाइगस हो जाओगे, ये पेरेंट को देख ले, जब आप बोल रहे 100% होमोजाइगोसिटी है, इसका मतलब क्या कि 50% बेटा टॉल है, डोमिनेंट का है, और 50% रिसेसिव का है। व्हेन यू से 100% होमोजाइगस, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में 100% होमोजाइगस है, इसका मतलब क्या है? हाँ ना, यहाँ पे सिंपल बात को समझना है कि सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट में आप एक कैरेक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हो। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बात करते हैं, हम हाइब्रिड विगर को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर बुल्स का और कैटल्स का अगर मैं ये करा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। और ये बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? यस, बिल्कुल बढ़िया है। So we are not considering all the characters which are present. There are millions of characters in single plant. We are not considering all of them. Yes, वहां पे बैलेंस होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है राहिल तेरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बट अंडरस्टैंड दिस कि हम क्या ए मोटो लेकर के ये सारी बातें बोल रहे हैं, उसको कभी छोड़ना मत। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल और फ्यू कैरेक्टर्स जो हमारे लिए लाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यस और नो? तो जो आपने सुपीरियर कॉम्बिनेशन बनाया है, तो बेटा वो टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। क्योंकि देखो उसको टिकाने के लिए आप हमेशा उसका सेल्फिंग कराते रहोगे, बट सेल्फिंग कराने का नुकसान ये है कि वो ही हेटेरोजाइगोसिटी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, इवेंचुअली इट विल बी लॉस्ट। सही बात है ना? एनीवे, तो मुद्दा यहाँ पे आता है, उसके तरीके हैं, बचने के तरीके भी हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। बट अब आपको यार ये समझना चाहिए कि ये जो ड्रामा पूरा हुआ, इस पूरे ड्रामे में एक बात तो आपको नोटिस करनी थी कि सर ये किधर है, लॉस किधर है इनके, ये लॉ बोलते ये किधर है। पहला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, कि जो F1 जनरेशन है उसमें डॉर्फ गए कहाँ? ये क्वेश्चन था ना, मैंने लास्ट क्लास में पूछा था इंट्रोडक्टरी में। यहाँ पे आता है नंबर 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा, सो वेयर आर द डॉर्फ, व्हाई ऑल द प्लांट्स आर टॉल, ये क्वेश्चन था। उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन आया, और दूसरा ये है कि यार ये सडनली F2 जनरेशन में फिर से डॉर्फ वापस क्यों आ जाता है? ये देखो, ये अजीब क्वेश्चन है यार। पहले तुम्हें क्वेश्चन है गया कहाँ था, जब आ गया तो बोल रहे क्यों आ गया, है ना? दो क्वेश्चन है और दोनों के आंसर क्या है, दोनों के आंसर क्या है, यही तो हमें देखना है। तो बेटा जब हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं ना, तो वेयर इज द डॉर्फ, द आंसर इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ रहे हो? वेयर इज द डॉर्फ, इट इज देयर ओनली बट इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग। सर यस और नो? वेयर इज द डॉर्फ? डॉर्फ इज देयर, द एलील इज देयर, बट इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग, इट इज सप्रेस्ड। पक्का है? सो लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन व्हाई इट केम बैक, अरे वापस कैसे आ गया? वापस इसीलिए आ गया क्योंकि ऐसा कुछ हो गया,
कि जो चीजें एक साथ थी वो एक साथ नहीं रहती, वो सेपरेट होती है। कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट होता है, आप देख सकते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट होता है, आप देख सकते हो। और ये सेपरेट होते हैं, इसीलिए वो रिकम्बाइन भी हो सकते हैं। तो ये फिर से वापस आ गया रिकम्बाइन होकर के, है ना। तो यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन आपको गैमेट बनते वक्त दिखाई देते हैं। जो दो अलील एक साथ प्रेजेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट में, वो गैमेट बनते समय अलग हो जाते हैं। गैमेट बनते समय अलग हो जाते हैं और वो फिर दूसरे गैमेट के साथ कंबाइन हो सकते हैं, फ्री है वो। तो आपको दो क्वेश्चन दिखाई दिए। नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द आंसर फॉर कि F1 जनरेशन में डार्फ गया कहा। दूसरा, वापस कैसे आया, तो आंसर है बेटा डार्फ। वापस इसीलिए आया क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर रहा है, या पोस्टुलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 2 और 3। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, है ना, आप जिस तरह से जानते हो उसके थोड़ा अलग लिख देता हूँ। 3 postulates और प्रिंसिपल्स, ठीक है, फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हो तो आपको कौन सी 3 चीजें देखने को मिलती है, 3 postulates या 3 प्रिंसिपल। अभी देखो बायोलॉजी में ना लॉ ये वर्ड यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। लॉ का मतलब है कि उसमें यही नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे कोई बाहर रह गया है क्या। बट इस सब, ये तो सबके लिए ओपन है। दुकान तो सबके लिए ओपन है ना, एंट्री फ्री है। ओके, नहीं नहीं, चलो ठीक है। सो एनीवे, तो मुद्दा ये है बेटा, 3 पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से। तो पहले कौन बताएगा, किसको पता है पहला वाला पॉस्टुलेट, पहला नियम क्या है। यहाँ पे लॉ ये वर्ड हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, लॉ वी डोंट यूज। यस, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, कौन बताएगा। पहला पॉस्टुलेट है जिसको हम लोग बोलते हैं नए। इट इज द postulate of paired factors। जब तक ये चीज नहीं होगी ना, तब तक ये बाकी के लॉ वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। जब तक पेयरिंग है तभी बेटा, है ना, तभी हो सकता है ना। एक कपल है तो कोई, है ना, वाइफ होगी, कोई हस्बैंड होगा, ऐसा ही हो सकता है ना। किसी, है ना, कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा। जब फैक्टर पेयर्ड होते हैं तभी ये बात आएगी। और दूसरा, अगर, है ना, कपल है तो ही बेटा चांस होगा कि वो सेपरेट भी हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए, एक दूसरे का मुंह कभी जिंदगी भर ना देखे। ये पॉसिबल है, यस और नो। सो सबसे पहले पेयरिंग होनी चाहिए, फिर वो टिकते हैं या ब्रेकअप होता है, दैट इज, है ना, नेक्स्ट कंडीशन। बट द फर्स्ट इट शुड बी यस और नो, पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर। अंडरस्टैंड दिस, इसका क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट नोन एज अ फैक्टर, ऐसा मेंडल ने बोला था। ठीक है, ईच कैरेक्टर इज regulated by a discrete unit। अच्छा हुआ ये पॉइंट ले लिए तो, है ना। डिस्क्रीट यूनिट, उसको क्या बोला उसने, डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोल रहा है, नोन एज फैक्टर। अब ये मेंडल के शब्द है, वो जीन वगैरह सब जानता नहीं था। ठीक है, दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग, ये वाली चीज है। अब वो इसके आगे क्या बोलता है, ठीक है, और एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट। बराबर है, एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट। अब ये हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट। नाउ देखो, है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वन फैक्टर कम फ्रॉम मेल पेरेंट, जिसको हम लोग मैटरनल पैटर्नल ऐसे वर्ड बोलते हैं ना। वन फैक्टर एंड कम फ्रॉम द मेल पेरेंट and another
another from the female parent. ठीक है, तो ये है बच्चों पहला पोस्टुलेट, समझ रहे हो? पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर कौन दिया था? ये कौन से भाई साहब थे? कोरेंस, कार्ल कोरेंस भाई साहब ने ये बात बताई है। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर, डन। उसके बाद आता है बेटा सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है बेटा? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द प्रिंसिपल और पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। अब ये बहुत आसान है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या होगा जब भी आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखते हो तो डेफिनेटली बेटा दोनों फैक्टर में से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। यही नॉर्मल पॉइंट हमें समझना है, बराबर है? सो व्हेन टू प्योर पेरेंट्स with the contrasting forms of characters are crossed, then the form which appear in F1 heterotype will be known as dominant form and the other one will be the recessive one. ठीक है, सो देखो यहाँ पे बहुत ही हमें समझ में आना चाहिए कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली वन अलील, अब आज हम लोग अलील बोलते हैं क्योंकि आपको अभी अलील समझ में आता है, ओनली वन अलील विल एक्सप्रेस, ठीक है, कॉल्ड डोमिनेंट अलील। इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट अलील। सिंपल है, ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, क्लियर है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये F1 जनरेशन में हमें मिला, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, देखो डोमिनेंस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। पहली बात तो ये समझ लो भाई, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस है? कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दैट वी विल स्टडी। तो डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मतलब हर किसी ऑर्गेनिज्म में, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता, इसीलिए उसको हम लोग लॉ कहने से कतराते हैं। फिर भी क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं रूटीन में आ चुका है, इसीलिए, है ना। सो ऑब्वियस बेटा हमें डेफिनेटली ये समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये जो चीज है डेफिनेटली बेटा अपोज करती है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ और ही होता है ना। आपको ये समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, डेफिनेट, है ना। तो ठीक, सो डोमिनेंट इज नॉट ए लॉ इन जनरल, मतलब आप इसको लॉ नहीं बोल सकते इन जनरल, ऐसा लॉ नहीं बोल सकते। वैसे ही फेमस हो चुका है एज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यस, सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, अब मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ। अब सपोज मान लेते हैं आपको कोई डॉर्फ इंसान मिलेगा देखने को, डॉर्फ, उसकी हाइट बहुत छोटी है ना, 3 फीट वाला हाइट है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, है ना, टॉलनेस इन ह्यूमंस और डॉर्फनेस इन ह्यूमंस, ये दो चीजें हो गई। तो आपको सुन के हैरानी शायद हो सकती है, बट डॉर्फनेस इज ए डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज नॉट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग पिगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, ब्लैक पिगमेंटेशन, निग्रोइड जो रेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉकेशियन, ये जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, व्हाइट, तो बेटा अगर हम लोग इन पे कंपैरिजन करें तो जो डार्क पिगमेंटेशन होती है, बहुत ज्यादा मेलेनिन जमा हो जाना, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें समझनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, थर्ड वन, और तीसरा है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अगर आपने सही देखा होगा तो मैंने इसको इनिशियली लॉ लिख दिया, बराबर,
क्योंकि हमेशा सही है फॉर एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑलवेज ट्रू, है ना। जब भी मियोसिस होगा दो जो फैक्टर्स एक साथ है वो अलग होंगे ही होंगे। सो दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होंगे वो, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए गैमेट हमेशा प्योर होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है कि हमेशा गैमेट्स में किसी भी ट्रेट का एक ही अलील होगा, दो अलील नहीं होते, ठीक है, अगर वो मोनोप्लॉइड होगा तो। सो यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? when factors of contrasting forms of characters are present together in heterozygous condition, हेट्रोजाइगस हो होमोजाइगस हो, है ना, heterozygous condition and they remain together for entire generation। अब वो इंसान जब तक मर नहीं जाता या ऑर्गेनिज्म जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, अगर, है ना, तो वो जो अलील पेयर बना हुआ है वो उसके अंदर रहेगा, जब तक वो है, वो जनरेशन है, तब तक वो रहेगा। बट अब यहाँ पे बट से शुरू होगा लॉ एक्चुअली, बट नेवर कंटेमिनेट, बट नेवर मिक्स, नेवर कंटेमिनेट। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ रहेंगे जरूर, बट कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है। नेवर कंटेमिनेट ईच अदर, एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होंगे। दे नेवर कंटेमिनेट, ब्लेंडिंग नहीं होगी। आपने सुना था ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग है ना, मैंने बताया था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, दो है एक साथ तो मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो है ना, बिल्कुल बेटा वो कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, है ना। एंड बिल्कुल सिंपली यहाँ पे अगर वो मिक्स नहीं होते, एंड व्हेन जब गैमेट बनेगा, एंड व्हेन the gametes are formed, and when the gametes are formed, जब भी बेटा gametes बनेंगे तो क्या होगा? they will separate independently, they will separate independently। वो एक साथ तो थे, बिल्कुल पूरे जनरेशन में एक साथ थे, ठीक है, बट they will separate independently, ठीक है, and only one will enter into the gamete। तो इसका सीधा मतलब है द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। इसको सीधी एक सादी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, और वो है द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि कैसे सिद्ध होता है, हाउ इट विल बी प्रूव दैट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करता है? हाउ यू विल प्रूव दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे है, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ for all sexually reproducing organisms।
बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है ना, कि उनके जो गेमिट होंगे वो हमेशा प्योर होंगे, मतलब एलिल्स उनमें एक ही होगा। अगर हम एल्गी के भी बात करते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, तो उनका जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद में मियोसिस हो जाता है, तभी ये बेटा कार्यक्रम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑलवेज एक्चुअली रिलेटेड विद द मियोसिस, है ना, हमेशा बेटा, ये हमेशा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आना चाहिए दिस लॉ इज बेस्ड ऑन this law is based on the phenomenon is based on the phenomenon of meiosis। बिना मियोसिस के ये लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे स्पोरिक मियोसिस हो, चाहे जाइगोटिक मियोसिस हो, चाहे गैमेट बनाने वाली मियोसिस हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बिना मियोसिस के ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। मियोसिस है तभी बेटा जो दो पेयर्ड फैक्टर्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, क्योंकि दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की जो प्रोसेस है वो मियोसिस है। ठीक है, वो आए ही टुगेदर तब थे जब जाइगोट बना था, जब पैटर्नल और मैटरनल एक साथ आए थे। अब वो सेपरेट तब होंगे जब बेटा, है ना, मियोसिस होगा। देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। सो नाउ देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ में आया कि हाउ यू विल प्रूव दिस लॉ, मतलब ये लॉ आपको कैसे समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट में, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, the reappearance of recessive character or recessive trait in F2 generation proves the law। अगर वो सेग्रीगेट नहीं होते मियोसिस में तो बेटा स्मॉल टी वापस से नहीं आ पाता था। मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि, है ना, जो डॉर्फ वापस आया है यहाँ पे, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये क्यों आया, ये तो क्वेश्चन है। ये इसीलिए आया क्योंकि ये दो सेपरेट हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गया। इधर भी, है ना, मेल में भी वैसा ही हुआ, फीमेल में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मियोसिस हुआ गैमेट बनाने के लिए। और जब ये चार, है ना, मतलब इसके दो गैमेट बने, इसके दो गैमेट बने, तो चांसेस बना कि स्मॉल टी और कैपिटल टी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, तो आ गया बेटा डॉर्फ वापस से। अगर ये, है ना, सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन ना हो, मतलब, है ना, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो बेटा वापस, है ना, तो डेफिनेटली बेटा रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इज इम्पॉसिबल। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखना कि आप कैसे प्रूव करोगे सेग्रीगेशन के लॉ को। तो आंसर इज द रीअपीयरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन प्रूव्स द लॉ। लॉ को ये प्रूव करता है, अदरवाइज आएगा ही नहीं ना बेटा। समझ रहा है क्या? यस और नो? तो ये कब होता है? मियोसिस में होता है ना। ये कहाँ पे होता है बेटा? है ना, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, याद रखना, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। पूछो, मतलब समझा नहीं, मतलब क्या? प्रूफ ना, प्रूफ तो आसान है। देखो यहाँ पे बहुत नॉर्मल पॉइंट है, अगर सपोज ये फैक्टर्स सेपरेट नहीं होते तो जस्ट अंडरस्टैंड, इमेजिन क्या होता। टॉलनेस ही मेंटेन रहता। डॉर्फनेस आने का कारण क्या है? डॉर्फनेस यही आया है, अगर बेटा ये गैमिट नहीं बने होते, गैमिट्स अगर नहीं बने होते, अंडरस्टैंड दिस वन, ये अगर यहाँ पे गैमिट्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक पहले तो है, हमने मान लिया कि ये पेयर्ड फैक्टर्स है। ठीक है, अब अगर सपोज ये दोनों एक ही गैमेट में चले जाते, दोनों तरफ से, तो हमेशा ऑलवेज बेटा आपको, है ना, किसी भी जाइगोट में कैपिटल टी मौजूद होता और टॉलनेस ही दिखता हमेशा, डॉर्फनेस तो कभी आता ही नहीं। अगर डॉर्फनेस आना है तो डेफिनेटली स्मॉल टी और कैपिटल टी पहले सेपरेट होने चाहिए, और अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगर सेपरेट होने चाहिए तो मियोसिस होना चाहिए। मियोसिस में एनाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 में पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है,
और ये समझने का सबसे बढ़िया अंडरस्टैंडिंग तभी आपको आ सकता है जब आपने मियोसिस को सही ढंग से समझा हो तो। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, who gave this postulate? The answer is simple, कोरेंस, मैंने बताया, कार्ल कोरेंस। यस, ठीक है। सो अच्छा, तो यहाँ डेफिनेटली बेटा आप अगर सेग्रीगेशन ना होता तो कभी भी रेसेसिव वाला जो कैरेक्टर है स्मॉल टी आता ही नहीं वापस। वंस इट गॉन इज गॉन, दैट्स इट, ठीक है। बट रेसेसिव ट्रेट अगर वापस आना है तो बेटा पहले तो स्मॉल टी को कैपिटल टी के चंगुल से निकलना पड़ेगा, और ऐसा स्मॉल टी वाला एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जैसे जब दोनों होमोजाइगस आएंगे तो ही तो एक्सप्रेस होगा रेसेसिवनेस, नहीं तो कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। यस, सो टू अंडरस्टैंड मोर वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन दैट, देखो यहाँ पे एनाफेज 1 मियोसिस 1 जो होता है ना, ऑफ मियोसिस 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे होता है बेटा डिसजंक्शन, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 शोज डिसजंक्शन, ठीक है। अगर ये डिसजंक्शन ना हो, है ना, जहां पे एक्चुअली है ना क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन होता है और एलील्स का सेग्रीगेशन होता है, पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम अलग होते हैं, इसीलिए बेटा एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सपोज हम लोग अगर ये समझना चाहते हैं तो विल कंसिडर द केस हियर। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है ना, ये सब मान लेते हैं नहीं समझ में आया, यस नहीं समझ में आया, तो लो इसको करते हैं, कैसे होगा समझते हैं कि फेल्यूर ऑफ डिसजंक्शन क्या हो सकता है। फेल्यूर ऑफ डिसजंक्शन क्या हो सकता है अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, देखो फेल्यूर ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। डज नॉट लीड्स टू सेग्रीगेशन, ठीक है। ये एक सेल है, इस सेल में ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, इसके ऊपर यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे सेम लोसाई पे स्मॉल टी प्रेजेंट है। डन, डन ना। एनाफेज 1 होता है तो आपने सुना होगा एनाफेज 1 में क्या होता है, ये मेटाफेज में जाके अरेंज हो जाते हैं और बेटा ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। मैटरनल पैटर्नल, ठीक है, एक जिसके ऊपर कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये होता है एनाफेज 1 में। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन, इसे बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। अब इससे जो दो गैमेट बनेंगे, इसमें एक क्रोमोसोम आ गया, इसमें दूसरा क्रोमोसोम आ गया, तो कैपिटल टी इधर आया, स्मॉल टी इधर आया। अगर फेल होता तो डिसजंक्शन ना होता तो क्या पॉसिबिलिटी थी, कौन बता सकता है? देखो अगर फेल हो जाता तो क्या होता, फेल हो जाता तो हमें दो सेल मिलते थे, एक में दोनों क्रोमोसोम चले जाते थे, एक में नहीं जाता था एक भी क्रोमोसोम, दोनों पैटर्नल मैटर्नल एक ही साइड में चले गए, तो बेटा इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, इसमें कुछ नहीं होता। बात सही है, बात सही है ना, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम का डिसजंक्शन होता है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इन द एनाफेज 1, इसीलिए उनके ऊपर जो सिचुएटेड एलील्स है वो तो 100% बेटा एक दूसरे से अलग जाने ही है, दो अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर होने ही है, क्योंकि ये होता है ये नहीं, समझ रहे हो। और जब भी बेटा नॉन डिसजंक्शन होगा तो सेग्रीगेशन भी नहीं होगा। आर यू श्योर? अरे समझ रहे हो आप? ठीक है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ ना यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर मैं ये बोलूँ ना बच्चों, ये स्टेटमेंट देखो, 3:1 रेशियो, है ना,
3:1 ratio is due to segregation, but there is the role of dominance also. तो बेटा जो फिनोटिपिक रेशियो आया है 3:1, ये सेग्रीगेशन की वजह से आया, क्योंकि ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 1 तभी वापस आ सकता है जब सेग्रीगेशन हो, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस ही आपको समझ में आएगा, सेग्रीगेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि चारों प्लांट आपको टॉल मिलेंगे F2 जनरेशन में, तो आप सोचोगे ही नहीं, मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि अरे ये डॉर्फ वापस आया क्यों। अरे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना अभी, ये क्वेश्चन है ना, मेरे को कितने क्वेश्चन आए दिमाग में, 2। पहला F1 में डॉर्फ गया कहा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, अरे ये डॉर्फ आया क्यों। अरे यही तो है, ये डॉर्फ इसीलिए आया क्योंकि सेग्रीगेशन हुआ है, नहीं तो कैसे आता। क्लियर है, 2 क्वेश्चन 2 आंसर, है ना। पहला क्वेश्चन F1 में रेसेसिव गया कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर से F2 में रेसेसिव वापस आ गया, अरे क्यों आ गया। इससे साबित होता है कि ये एक साथ रहते है तो जरूर, बट बेटा है ना गैमेट में सेपरेट हो जाते, तभी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन पाते हैं, नहीं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन कभी बन ही नहीं पाते थे। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई किसी को प्रॉब्लम है पूछ लो, अभी पूछ लो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर्स। ओके, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सिंपल चीजें, बहुत ही सिंपल है। राइट नाउ आई एम पुटिंग हियर 1 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप यहाँ पे हो तो मुझे एक इस क्वेश्चन का जवाब दो। व्हाट विल बी दी जीनोटाइप of parental plant if they produce 45 tall and 14 dwarf। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी। सेकंड ऑप्शन है कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। और चौथा ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो आंसर बोलो। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे है ना, ये आता है, इतना जो पढ़ा है ना इसमें से कुछ नहीं आता, ये पूछ लेते बस सादा सा। What will be the genotype of the parental plant? Understand, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूं रेड कलर, ये देखो पेरेंटल प्लांट पूछ रहा है। If they produce 45 tall and 14 dwarf, तो सबसे पहले नोटिस करो क्या ये 3:1 रेशियो है, 45 tall और 14 dwarf? Is it a 3:1 रेशियो or not? कौन आंसर देगा इसका? अप्रोक्सली वैसे ही होता है, अप्रोक्सली आता है, हमेशा परफेक्ट नहीं आता। तो बताओ बेटा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। सौम्या का आंसर है 3। ओके बढ़िया। फिश का आंसर है 3, राहिल का आंसर है 4। देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग हमेशा, बहुत सारे लोगों ने दिया है, देवश्री, क्रिश, उसके बाद कृष्ण ने आंसर बदल दिया, देन नेक्स्ट ओके पलक, राहिल, बाकी सब सो गए। बहुत ही बढ़िया, तालियां आपके लिए, है ना, क्लैप क्लैप। रितिका, कुछ नहीं, गलत हुआ तो होता है, बट आप आंसर नहीं दोगे ना, है ना, क्या मतलब है ना। हदी, अंशुमन, ओके बढ़िया है।
सो बेटा देखो यहाँ पे आपको क्या है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। सीधा एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जब भी आपको जनरेशन मेंशन नहीं है, इफ देयर इज नो जनरेशन मेंशन नहीं, ये जो बोला है ना दे प्रोड्यूस, अरे दे प्रोड्यूस ठीक है, बट कौन से जनरेशन में, F2 F1 F कुछ तो बोल। इफ देयर इज अ नो जनरेशन, ठीक है, इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। वन ये वाला, ठीक है, फोर्थ वाला आंसर कब आ सकता है, जब हम इसको माने कि ये F2 जनरेशन में ही आया है, हमने मान लिया खुद ही, उसने दिया नहीं एग्जामिनर ने, हमने मान लिया, तो आंसर आएगा फोर्थ। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मान लेते हैं, अगर आप इसको थर्ड जनरेशन सॉरी इसको आप लोग मान लेते हो कि जनरेशन दिया ही नहीं, विदाउट जनरेशन कंसिडर किया है, तो हमें तो पता ही नहीं पेरेंट कौन से लिए, तो यही मेरे लिए पेरेंट हो गए ना, ठीक है, जो यहाँ पे है ये जो है दिस विल बी पेरेंट। तो मैं यहाँ पे आपको इसके आंसर का बेटा मतलब एक्सप्लेनेशन ही लिख देता हूँ, ताकि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो एक्सप्लेनेशन ये है, when no generation is mentioned, then only one generation is considered, ठीक है। दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इमीडिएट, एक टर्मिनोलॉजी उसको, इमीडिएट पेरेंट्स। बात समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं इमीडिएट पेरेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा ये वाला, थर्ड। पक्का, क्योंकि कैपिटल तो टी, हाँ बोलो। समझा नहीं क्वेश्चन, मतलब आंसर थर्ड पे। समझा नहीं, ये क्या पढ़ा तूने यहाँ पे, देख मैंने जब यहाँ पे पढ़ाया था ना, तब ये बोला था कि ये है पेरेंट, कौन है बेटा, ये है पेरेंट, दिख रहा है आपको, ये हाँ कौन है, पेरेंट है। तो पेरेंट कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बराबर है ना, हाँ यही पेरेंट है। अब ये जो है, जो हमने सेल्फिंग किया है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेल्फिंग है, F1 जनरेशन है ये, करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा जो भी 3:1 रेशियो आता है वो F2 जनरेशन में आता है, F1 में तो आता नहीं है। F1 में कोई रेशियो आया क्या, नहीं आया, क्योंकि ऑल टॉल आए हैं। जो भी रेशियो आपको मिला वो F2 जनरेशन में मिला है ना, 3:1 रेशियो, ऑलवेज यू यस गेट। हाँ, अब 3:1 अगर रेशियो, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा, आपने ऐसा क्रॉस करा दिया जिसमें 45 टॉल आ गए, 14 डॉर्फ आ गए, मतलब 3:1 रेशियो आया जरूर है। तो बेटा पेरेंटल कौन है, पेरेंट कौन है, F2 अब के उनमें पेरेंट्स। डेफिनेटली, तो इनको हम लोग पेरेंट मानेंगे। इनको हम पेरेंट कम मानेंगे जब हम लोगों को ये लिखा रहेगा कि हाँ F2 जनरेशन वहां पे मेंशन किया है, तो मैं बोलूंगा कि ये दिस इज अ पेरेंट। वो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं when जब वो मेंशन करते हैं, क्या मेंशन करेंगे, F2 जनरेशन, बट उन्होंने जनरेशन मेंशन नहीं की है, उस क्वेश्चन में जनरेशन मेंशन नहीं की है, मतलब डायरेक्ट क्रॉस हो गया, आपने दो, एक प्लांट उठाया, दो प्लांट उठाए, क्रॉस करा दिया, ठीक है। और जब आपने क्रॉस करा दिया है और आपको ये रिजल्ट आया है, तो पेरेंट का जीनोटाइप पॉसिबल यही हो सकता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, दोनों हेटेरोजाइगस टॉल है। इज इट क्लियर, बढ़िया है, ठीक है। टेक वन अनदर क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। चलो फ्रॉम, क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ ताकि डिफर कर पाओ क्वेश्चंस को। फ्रॉम ए सिंगल, बड़ा ही सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न। अब ईयर का मतलब होता है जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वो वाला है, नहीं तो, है ना, ईयर ऑफ कॉर्न। अ फार्मर प्लांटेड, ए farmer planted 200 seeds. Okay, remember these are the 200 seeds, and he obtained
140 tall, 140 tall and 40 dwarf. Then find out the genotype of, find out the जीनोटाइप ऑफ, पहला तो आपको ढूंढना है ए पेरेंटल प्लांट्स और बी आपको ढूंढना है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। बहुत आसान है यार ये, मतलब है ना। ना बता दो, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन रिक्वायर्ड, नो ऑप्शन नीडेड। ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा? आसान है, आपको तो पता है, यू नो द आंसर, यू नो। अभी जो हमने सॉल्व किया था वही है। पेरेंटल प्लांट कौन हो गए? अभी तो आंसर दिया आपने, है ना। देखो अगेन द सेम थिंग, बिकॉज हियर देयर इज नो मेंशन ऑफ जनरेशन। सो अगर जनरेशन मेंशन नहीं है तो ए का आंसर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी। यस एवरीवन, क्योंकि अभी वही आपको कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, ऑप्शन बी का तो बड़ा ही सिंपल है, ऑफस्प्रिंग या तो कैपिटल टी होंगे या तो कैपिटल टी होंगे, और स्मॉल टी होंगे। तो ये हो गए बेटा 140 और ये हो गए बेटा 40, 40। यस और नो, 200 लगाए सीट्स, ठीक है। 20 मर गए, आए ही नहीं, उगे ही नहीं। उसमें 140 टॉल आ गए, 40 बेटा वो आ गए, क्या बोलते हैं आपको, डॉर्फ आ गए, ठीक है। एंड दैट्स इट, the simple, the question is very simple, the answer is also very simple, okay। So there is another question right now, this question is देखो ये एक question है, on crossing red and white flowered plant, the ratio of red, देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हो क्या। रेशियो ऑफ रेड एंड वाइट, बात तो वही है, रेड एंड वाइट फ्लावर प्लांट इन वाइट फ्लावर plant in F2 generation. F2 generation is 60:20. ठीक है, then selfing of heterozygous red flower plant, the offsprings would show which of the following ratio? Okay, so this is a question. Okay, I will read it. On crossing the red and white flower plant, the ratio of the red and white flower plant in F2 generation is 60:20. Then on selfing a heterozygous red flower plant, the offerings would show which of the following ratio. The option 1 is 40:60. Option 2 is 52:48.
and then option 3 is 72:24, and option 4 is 84:16. Okay, let's say the answer. सिद्धि का आंसर आया है वरुण, सौम्या, अरुजा, सर्वेश, पलक। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, वो इतना बड़ा क्वेश्चन बना के भेजा है। अब वो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही होते हैं सारे। आपको थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे है ना, तो ही आपको समझ में आएगा। देखो, ऑन क्रॉसिंग रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, अभी रेड और व्हाइट फ्लावर प्लांट को आपने क्रॉस किया, तो रेशियो ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट इन F2 जनरेशन इज 60:20। ठीक है, तो पेरेंट है रेड और व्हाइट, मतलब होमोजाइगस प्लांट को क्रॉस किया और हमको बेटा F2 जनरेशन में 60:20 रेशियो मिला, बराबर है, यही हुआ। सो देन सेल्फिंग ऑफ हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट। अब अगर हम लोग सेल्फिंग करते हैं फिर से भी, हेटेरोजाइगस का कभी भी करेंगे, ठीक है, तो बेटा डेफिनेटली उनमें जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। अब 3:1 कौन दिख रहा है तुमको? यहाँ पे आजू बाजू में जो दिख रहा है वो कौन है? 3:1 है। डेफिनेटली बेटा आप उसको सिलेक्ट करो, एंड द आंसर इज डेफिनेटली द थर्ड वन, है ना। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं, बस यही कि वो बार बार घुमा फिरा के आपको तो बस इतना ही कंसिडर करना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ऑन सेल्फिंग ऑफ हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, ठीक है, इतना आपने सही नोट कर लिया तो रिजल्ट, क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ये। सो दिस शुड बी द आंसर, ये है आंसर। सबको आया क्या समझ में? सबको समझ में आया? तो बेटा अभी कुछ क्वेश्चंस है, बिल्कुल अभी आपको बढ़िया से बेटा, है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन पहले आते ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ जनरलाइज फार्मूलाज देखेंगे, फार्मूलाज जो कि हमें आगे चल करके सारी चीजों को सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे आपको जब भी आपको ये जो पेडिग्रीज वाले, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बड़े बड़े क्रॉसेस का, ट्राई हाइब्रिड आ गया, टेट्रा हाइब्रिड आ गया, तो उसको आप कैसे जवाब दोगे, उसका एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको जवाब जो है अंडर हाफ एन मिनट में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो विल सी दैट वन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, क्वेश्चन तो भेज सकते हैं, नो इशू, ठीक है, चलो बाय।